अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन का आज एक अहम इजलास हुआ जिसकी सदारत जनाब सिकंदर सुल्तान राजा चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान ने की। ये एक प्रेस रिलीज़ है जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी हुई। उसमें क्या लिखा है ये मैं आपको बता रही हूँ। इजलास में मेंबरान इलेक्शन कमीशन जनाब निसार अहमद दुरानी और शाह मोहम्मद जतोई के अलावा इलेक्शन कमीशन के जो सीनियर ऑफिसर्स थे वो इसमें शरीक हुए। इस इजलास में इलेक्शन कमीशन और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर पर लगाए गए जो इल्ज़ामात हैं उस पर बात हुई। इलेक्शन कमीशन ने इन इल्ज़ामात की भरपूर अल्फाज में तरदीद की, उन्हें मुस्तरद किया। इस प्रेस रिलीज़ में कहा गया है कि सदर पाकिस्तान और सेनेट स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग के दौरान वफाकी वज़ीर रेलवे जनाब मोहम्मद आज़म खान सवाती की तरफ से इलेक्शन कमीशन पर जो इल्ज़ामात आयद किए गए हैं उन पर सबूत मांगने का फैसला किया गया है। फिर इसके अलावा जनाब फवाद चौधरी की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग के दौरान इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमीशन पर जिन अल्फाज में इल्ज़ाम तराशी की गई, इस पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है कि दोनों वज़रा को नोटिस जारी किए जाएं ताकि इस सिलसिले में मजीद कार्रवाई अमल में लाई जा सके। इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से पैमरा से भी मुतल्लिका जो रिकॉर्ड है ये तलब किया है। अब इल्ज़ामात आप सब जानते हैं कि फवाद चौधरी साहब कह चुके हैं कि चीफ इलेक्शन कमीशन सियासत करना चाहते हैं तो अहदा छोड़कर इलेक्शन जो है ना वो लड़ें, और आज़म सवाती साहब ये कह चुके हैं ऐसे इदारों को आग लगाएं। आज़म सवाती की कायमा कमेटी इजलास में उन्होंने जब शिरकत की इलेक्शन कमीशन पर भरपूर उन्होंने तनकीद किया। बात यह है नाजरीन कि जो हुकूमत है ये मैं ना मांगू की एक स्ट्रेटजी है उस पर लगी है। मैं ना मानूँ मीडिया बिल पर अगर बात करें तमाम सहाफ़ती तंजीमें हत्ता कि अपोजिशन भी एहतजाज कर रही है, लेकिन हुकूमत मैं ना मानूँ पर लगी है। यकसा निज़ाम तालीम पर पब्लिशर्स मान रहे हैं, ना प्राइवेट स्कूल मान रहे हैं, हत्ता कि वालिदैन भी इनकारी हैं, लेकिन हुकूमत मैं ना मानूँ की स्ट्रेटजी पर लगी है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें लाने पर अपोजिशन एहतजाज कर रही है। इलेक्शन कमीशन एतराज़ात कर रहा है। इन एतराज़ात के जवाब में हुकूमत जो है वो इल्ज़ामात लगा रही है और मैं ना मानूँ की पॉलिसी पर लगी है। इलेक्शन इस्लाहात के नाम पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट डालने पर एतराज़ात करने के अलावा EVM मशीन के ज़रिए वोट कास्ट करने की हुकूमती तजवीज़ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक नहीं दो नहीं पूरे 37 एतराज़ात लगाए हैं। साथ ये भी बताया है कि मशीन को न सिर्फ हैक किया जा सकता है बल्कि इसके सॉफ्टवेयर को भी तब्दील किया जा सकता है, इसमें भी तब्दीली की जा सकती है। अब इलेक्शन कमीशन का ये भी मानना है कि इतने कम वक्त में आम इंतखाबात के लिए लाखों मशीनों का बंदोबस्त करना भी मुमकिन नहीं है। अब इन एतराज़ात के बाद अपोजिशन के वोटिंग मशीनों के खिलाफ मौक़िफ़ में बहुत ज़्यादा मजबूती आ गई है, लेकिन हुकूमत मानने को तैयार नहीं है, बल्कि हुकूमती वज़रा ने इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात का जवाब देने के बजाय उन पर इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए हैं। अब इन इल्ज़ामात पर जवाब मांगा है इलेक्शन कमीशन ने। आखिर हुकूमत इदारों के साथ कन्फ्रंटेशन की जानिब क्यों बढ़ रही है? माजी में हमने देखा नून लीग भी ये करती रही, खमियाजा भुगतना पड़ा। पीपल्स पार्टी ये करती रही, खमियाजा भुगतना पड़ा। अगर इसी पॉलिसी पर अगर तहरीक इंसाफ चलेगी तो क्या तहरीक इंसाफ का अंजाम भी वही होगा? मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब आपका, थैंक यू वेरी मच। अली मोहम्मद खान साहब, वालेकुम सलाम। आज जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है इन दो वफाकी वज़रा को नोटिस जारी करने का, क्या समझा जाए कि हुकूमत क्यों इदारों के साथ कन्फ्रंटेशन कर रही है? अगर इलेक्शन कमीशन एतराज़ात उठा रही है EVM मशीन पर, तो बजाय इनके कि इन एतराज़ात का जवाब दिया जाए, हुकूमत इल्ज़ामात पर क्यों उतर आई है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बहुत अफसोस का इजहार मैं करना चाहूँगा, आपके वालिद साहब की फौतगी का मुझे पता लगा, तो अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। ख़ासकर बेटियाँ जो हैं अपने वालिद से बहुत मोहब्बत करती हैं, तो ये एक ऐसा खला है जो कभी पूरा नहीं होगा, लेकिन हम सब आपके लिए दुआ करते हैं कि आपके भी वालिद और हमारी एक और एंकर हैं, हमारी बहन है मेरे ख़्याल में हम न्यूज़ पे डॉक्टर मारिया साहिबा के भी वालिद साहब की फौतगी का सुना, उनसे भी बहुत ताज़ियत और हमदर्दी। और जितनी भी फौतगियाँ हुई हैं ख़ासकर कोरोना की वजह से, हाल ही में हमारे रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब बहुत बड़े सहाफ़ी हमारे फौत हुए, बहुत बड़ा खला छोड़ के गए, अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत करे। आमीन आमीन। देखें, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन से हुकूमत का कोई झगड़ा नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, इलेक्शन कमीशन को हम उतनी इज़्ज़त देते हैं जितनी किसी भी आईनी इदारे को देनी चाहिए।
वी कीप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान द हाईएस्ट ऑफ रिगार्ड्स। नंबर 2, 2 बात हो गई। तीसरा, अब एक वाक़याती बात है कि एक स्टैंडिंग कमेटी में जो है सेनेट की, वहाँ जब 37 नुकात आए इलेक्शन कमीशन के मोहतरम मेंबरान की तरफ से, वहाँ पे कुछ गुफ्तगू तुंदो तेज़ हो गई जो कभी कभार अब होनी नहीं चाहिए लेकिन हो गई, और उस पे सवाती साहब ने कुछ गुफ्तगू ऐसी की और फिर इलेक्शन कमीशन के जो मेंबरान थे मोहतरम वो बाइकाट करके चले गए। तो मोहतरम जो है आज़म सवाती साहब हमारे बड़े सीनियर मिनिस्टर हैं, मोहतरम जो हमारे चेयरमैन हैं, उन्होंने फिर हमें, मुझे और कमरान मुर्तज़ा साहब को भेजा मनाने के लिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन के जो दोस्त थे वो बुरा मान के चले गए। तो ये एक ऐसी चीज़ थी जो मैं ये समझता हूँ कि जो इल्ज़ामात वहाँ पे लगे और जो तुंदो तेज़ जुमले वहाँ एक्सचेंज हुए वो नहीं होने चाहिए, लेकिन बाज़ औक़ात इन द प्रोसीडिंग्स कभी कभार ऐसा कुछ हो जाता है। लेकिन वो प्रोसीडिंग ऐसी थी जो कि प्रिविलेज थी, जिस पे सवाती साहब को आप वहाँ जी। फवाद चौधरी साहब आज एक टेलीविज़न पर ये कह रहे थे कि जो इल्ज़ामात का जवाब मांग रहे हैं ना इलेक्शन कमीशन, ये मेरी कोई ज़ाती राय नहीं है। वो कह रहे थे कि ये जो इल्ज़ामात हैं, ये जो बातें हैं, ये पूरी कैबिनेट, वो विफाकी काबीना की बात कर रहे थे कि ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। वो कह रहे थे मेरी ज़ाती राय नहीं है। इसका मतलब है कि पूरी हुकूमत की ये जो इल्ज़ाम तराशी है, चाहे फवाद चौधरी साहब ने ये बात की है कि ये अपोजिशन की तर्जुमानी करते हैं, इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन को सियासत अगर करनी है तो वो सियासत में आ जाए, ओहदा छोड़कर घर चले जाएं, और फिर जो आज़म सवाती साहब की बातें हैं वो तो डाल रहे हैं, वो कहते हैं पूरी विफाकी काबीना का ये पॉइंट ऑफ व्यू है। देखिए, इस वक्त जो मेन इशू है वो है जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स थे, जिसमें EVM और आई वोटिंग जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का है, और वो हमारे मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब के बहुत ही दिल के करीब है कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट का राइट दें, और मत बोलें कि ये जो है जो इलेक्टोरल लॉज हैं 2017 का जो एक्ट है, तो उस वो पाबंद भी करता है। ज़िम्मेदारी है कि पायलट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो रन किए जाएं और उनको हम मौका दें वोट डालने का। और जो EVM है वो इसलिए कि अभी हाल ही में जो बल्दियाती इलेक्शन ये कैंट का भी हुआ है, वहाँ नौशहरे से भी जो है परवेज़ खान खटक साहब ने वो क्लेम कर रहे हैं कि कुछ उन्होंने जाली वोट वहाँ पे भी पकड़े हैं। तो इसका एक ही हल है कि हम टेक्नोलॉजी की तरफ जाएं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की तरफ जाएं। ये बातें सारी अपनी जगह, ये इल्जामात क्या विफाकी पूरी विफाकी कैबिनेट की तरफ से हैं, क्या पूरी विफाकी काबीना की यही सोच है इलेक्शन कमीशन के बारे में, जो बात आज फवाद चौधरी साहब ने एक टीवी चैनल पर की कि ये पूरी काबीना का पॉइंट ऑफ व्यू है? देखें, हुकूमत पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, कैबिनेट, देखें एक आईनी इदारा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन कुछ रिजर्वेशंस हैं हुकूमत की जिसका इजहार उस स्टैंडिंग कमेटी में हुकूमत की तरफ से किया गया। वो 37 नुकात जो इलेक्शन कमीशन ने पेश किए उसका जवाब हमने वहाँ पे दिया, जो पूरा हम ना दे सके। वो हालात इस तरह के हो गए कि वो पूरा हम डिटेल में जवाब उधर ना दे सके, लेकिन हम ये बिल्कुल स्ट्रांगली समझते हैं कि अगर हुकूमत की सपोर्ट है इलेक्शन कमीशन को, जो कि है, तो इलेक्शन कमीशन अगर दिल से करे तो बहुत हद तक पॉसिबल है कि EVM की तरफ हम जा सकें। उसके टेस्ट रन भी किए जा सकते हैं छोटे इलेक्शंस में, बल्दियाती जो शायद आने वाले हैं, साथ में बाई इलेक्शंस में हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। और ये एक ऐसी चीज़ें देखें जो साथ में हिंदुस्तान में इसको बड़े अरसे से किया जा रहा है, बहुत से वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये किया जा रहा है। तो ये एक ऐसी चीज़ नहीं है जो कि हम अपने से कर रहे हैं कि पहली बार हो रहा है दुनिया में। दूसरा, हमने उस स्टैंडिंग कमेटी में जो इलेक्शन कमीशन के ऑनरेबल मेंबर्स आए थे उनको हमने ये बात की भी, और ऑन मोर देन वन ओकेजन की, कि जो EVM का ख़रीदा है उसको कौन सा EVM लिया जाए, कहाँ से लिया जाए, किस तरीके से उसको एम्प्लॉय किया जाए, सारी ये जुरिस्डिक्शन इलेक्शन कमीशन की है, उसमें हम दखल नहीं दे रहे। उसमें हम ये भी तजवीज़ नहीं कर रहे कि फ़लानी EVM लें या ये लें या वो ना लें। हम आपको फाइनेंशियल सपोर्ट जो भी हुकूमत की तरफ से तावन है उसको देने के लिए हर तरह से तैयार हैं, तावन करने के लिए, ताकि हमारे सिस्टम क्लीन हो, ताकि कोई इल्जामात ना लगाए आइंदा के इलेक्शन। बकौल फवाद चौधरी साहब के ये पूरी विफाकी काबीना का पॉइंट ऑफ व्यू है। अब इलेक्शन कमीशन ने तो जवाब मांग लिया है, वो कहते हैं साबित करें आपने जो इल्जामात लगाए हैं। तो अब इसके दो ही तरीके होंगे, अगर कार्रवाई होती है तो आप लोगों को साबित करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो फिर माफ़ी मांगनी पड़ेगी। क्या करेंगे आप लोग? देखिए, इसका तो जो जवाब है वो तो हमारे वकला जो हैं वज़राए कराम के, वो
उसका प्रॉपर जवाब दे देंगे, और मैं नहीं समझता कि बहुत कोई सीरियस इशू हो जाएगा। अल्लाह ताला करम करेगा, कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई हुकूमत इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नहीं है। हम सिर्फ ये समझते हैं, ये चाहते हैं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो जाए और ईवीएम जो है वो अगले इलेक्शन में इलेक्शन ईवीएम से हो, ताकि ये शकूक व शुबात हमेशा के लिए ख़त्म हो। खान साहब की बड़ी ख्वाहिश है कि हमारा सिस्टम इतना क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि जीतने वाला जब जीते तो हारने वाला बाकायदा अगर मुबारकबाद नहीं देता तो कम अज़ कम ये रिगिंग की, लेकिन इसका एक बड़ा आसान तरीका था ना, जो एतराज़ात टेक्नोलॉजी की तरफ जाया जाए और पुराने सिस्टम को ठीक किया जाए। उन एतराज़ात को दूर करना आप लोगों का काम है, बजाय के एतराज़ात पर इल्ज़ाम तराशी की जाए। जो वो कह रहे हैं कि इस पर रिगिंग जो है ना वो रोकी नहीं जा सकती, ईवीएम जो मशीन आप लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाई है, तो उस पर एतराज़ात दूर करें ना। देखें, इसमें दो नुक्ते हैं। पहली तो यह है कि एतराज़ात पूरे के पूरे दूर करना हुकूमत का काम नहीं है। हमारा काम है लेजिस्लेशन करना, एक चीज़ तजवीज़ करना, उसमें जो सुकम हैं, जो कमज़ोरियां हैं, वो फिर अगर हुकूमत का कोई ताउन चाहिए, हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री का, वो तो हम हाजिर हैं। लेकिन दुनिया में ऐसे मशीनें मौजूद हैं, क्योंकि इस्तेकाक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है कि वो कौन सी बेहतर मशीन, जब वो लेजिस्लेशन हो जाएगी, वो बेहतर समझते हैं कि उससे इलेक्शन कराया जाए। टेक्नोलॉजी में सपोर्ट के लिए हुकूमत हर वक्त तैयार है, लेकिन ये एक चीज़ ऐसी है जिसको हुकूमत ने और इलेक्शन कमीशन ने, सब ने इसको मिल के एक तरह से आगे लेके जाना है। ये सिर्फ हुकूमत इसको दूर नहीं कर सकती, क्योंकि उसमें कुछ इंतजामी उमूर ऐसे हैं जिसमें हुकूमत तो उसमें इंटरफेयर कर ही नहीं सकती। जैसे इलेक्शन डे वाले जो काम है, वो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की सोल जुरिस्डिक्शन है, जो उनको आईन ने वो इख्तियार दिया है, जिसकी हम इज्जत करते हैं, जिसकी हम कदर करते हैं। हम तो सिर्फ ये समझते हैं कि सिस्टम को हम ठीक करें, अभी हमारे पास वक्त है। ऐसा भी नहीं है कि कल को इलेक्शन है, 2 साल ठीक ठाक टाइम है। अगर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, अगर नेकनीयती हो हर तरफ, नहीं चल सकेंगे। अपोजिशन का इसमें बहुत बड़ा रोल है। तन तनहा चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वही मीडिया जिसकी ऑपोजिशन में होते हुए आप लोग तारीफें करते थकते नहीं थे, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, वो कहते थे हमारी हुकूमत बनाने में सबसे बड़ा हाथ ही मीडिया का, मीडिया ने इतना सपोर्ट किया। लेकिन आजकल हुकूमत मीडिया के साथ जो करने पर तुली हुई है, क्या ये जस्टिफाइड है? अगले 2 सालों इलेक्शन कमीशन आप लोगों से नाराज़ हो रहे हैं, ऑपोजिशन आप लोगों के सामने खड़ी है, मीडिया को आप लोग नाराज़ कर रहे हैं, तो अकेले चल सकते हैं आप लोग इदारों की सपोर्ट के बगैर? देखिए, अपोजिशन की नाराज़गी तो देखें, उनका तो काम ही नाराज़ होना है। वो अगर हमसे राज़ी हो गए तो फिर काहे की अपोजिशन। जहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है, ईसीपी का तो मैं जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जवाब आपको दे चुका हूँ कि हुकूमत उनको हाईएस्ट ऑफ रिगार्ड्स में रखती है, एक आईनी इदारा है। कुछ चीज़ों पे 2 राय हो सकती है, जैसे ईवीएम पे हम स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं कि हो, उनके उस पर एतराज़ात हैं, एतराज़ात के भी जवाब मौजूद है, उनका हल भी मौजूद है अगर विल हो, और उसमें अपोजिशन का बड़ा रोल है। फिर अपोजिशन चीखती चलाती है कि धांधली हो गई, अब वक्त है क्या है जो है आप रिफॉर्म्स करें। जहाँ तक मीडिया का ताल्लुक है, 2 चीज़ों पर हुकूमत का मौक़िफ़ बड़ा साफ है। एक ये है कि मीडिया में जो आपका वर्किंग जर्नलिस्ट है, उसको जॉब सिक्योरिटी, उसकी तनख्वाहों का मामला कि वक्त पे तनख्वाह मिले, उसमें इंक्रीमेंट आए, उसमें बढ़ोतरी आए। कई सालों से जो है वर्किंग जर्नलिस्ट, जो कैमरामैन हैं, जो लिखारी हैं, जो वर्किंग जर्नलिस्ट इन टीवी चैनल्स पे हैं, वो लोग जो हैं उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ी। एक तो उनकी जॉब सिक्योरिटी वाले मामला थे, दूसरा फेक न्यूज़ कि फेक न्यूज़ पे बहुत, क्योंकि इस वक्त 5th जनरेशन वॉर भी पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया पे है, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है, क्योंकि सोशल मीडिया तो लाखों लोग उस पर कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपका एंकर बैठा है जो क्रेडिबल आदमी होता है, एक इदारा होता है, उसकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। ये एक चीज़ है। बाकी तो जो इज़हार राय की आज़ादी है, उसको हम गारंटी करने वाले कौन है? वो तो आईन पाकिस्तान गारंटी करती है, और डिक्टेटर्स नहीं मुंह बंद कर सके, तो एक स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर बैठकर ये मामलात हल होते तो ये एहतजाज की नौबत ना आती। सर देखिए, अभी तो वो लेजिस्लेशन ही सामने नहीं आई ना, अभी तो एक उसूली बात हुई है, एक फ्रेमवर्क देने की बात हुई है, एक आपको एक आइडिया दिया गया है कि ऐसा कोई हम अथॉरिटी लेके आ रहे हैं। अभी तो वो जो लेजिस्लेशन है वो आएगी, उसमें जो नुकात हैं जिस पे एतराज़ होगा उस पर डिस्कशन हो जाएगी। अपोजिशन भी मौजूद है, हम भी मौजूद हैं। हम कैसे उस मीडिया के हाथ या पैर खुदा न खास्ता काट सकते हैं जिसके सपोर्ट से हम अल्लाह ताला के करम से हुकूमत में आए हैं। हाँ, जो गलत है वो गलत है, फेक न्यूज़ गलत है, आप भी इसको एग्री करेंगी कि राय आप दे सकते हैं, लेकिन जब रिपोर्ट करते हैं तो रिपोर्टिंग करेक्ट होनी चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया वज़ीर मुमलिकत पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्त के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मुझे ज्वाइन करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा माहिर कानून बैरिस्टर चौधरी एतजाज़ अहसन साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका। चौधरी साहब, पहले हुकूमत हम देख रहे हैं 3 सालों से, पिछले 3 सालों से अपोजिशन से निपटने में मसरूफ़ है, मगर अब थोड़ा सा रुख चेंज किया है हुकूमत ने और अपना टारगेट अब बनाया इलेक्शन कमीशन को और मीडिया को। अब अगर इलेक्शन कमीशन ये बात कर रहा है कि ईवीएम से धांधली खत्म नहीं हो सकती, तो वुज़रा इल्ज़ाम तराशी करते हैं। कभी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन अपोजिशन का तर्जुमान बना हुआ है, कभी कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सियासत करने का शौक है तो सियासत कर लें। आज इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ जिसमें इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर जो इल्ज़ामात लगाए गए वफाकी वुज़रा की तरफ से, उनकी तरदीद की इलेक्शन कमीशन और उन्हें मुस्तरद किया और कहा गया कि इन इल्ज़ामात का जवाब दिया जाए, सबूत दिए जाएं। अब आपको भी पता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर इख्तियारात होते हैं, वो तौहीने अदालत का मुर्तकिब भी करार दिया जा सकता है। जो शख्स इल्ज़ाम लगाता है तौहीने अदालत करता है, सज़ा भी हो सकती है। माजी की मिसालें हमारे सामने हैं। ये हुकूमत इदारों के साथ कन्फ्रंट्रेशन की जानिब क्यों बढ़ रही है चौधरी साहब? हुकूमत को एक दुश्वारी तो है ना कि वो मईशत जो सड़कों पे है, जो मोहल्लों में है, जो देहात में है, वो उनसे काबू उस पे, उसकी ज़बूं वाली पे का कोई इलाज नज़र नहीं आ रहा। और मेरा ख्याल है इमरान खान को सबसे ज़्यादा जो मुश्किल पड़ेगी वो महंगाई और बेरोज़गारी, ये 2 उसकी असल अपोजिशन है। ये इलेक्शन कमीशन तो वैसे अक्सर जानिबदारी का किरदार कुछ दिखा चुकी है, और मेरे ख्याल है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को अगर उनके पास सुप्रीम कोर्ट के वाले भी इख्तियारात हैं, उनको किसी के ख़िलाफ़, ऐसे शख्स के ख़िलाफ़ जो कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ का मुखालिफ है, उसके ख़िलाफ़ तो बेंच में बैठना ही नहीं चाहिए। उसकी इतनी कुर्बत उनके साथ, उनके ख़ानदान की, दोनों ख़ानदानों की इतनी कुर्बत है कि उसमें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बैठना ही नहीं चाहिए। सही नहीं, ये तो ठीक है, ये तो एक अलग मामला है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की शरीफ ख़ानदान से जो कुर्बत है वो एक अलग मामला है, लेकिन जो वुज़रा इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, ये कोई जस्टिफिकेशन तो नहीं है चौधरी साहब? नहीं, ये वुज़रा तो समझ नहीं, मुझे तो इनकी अकल पे ही शक पड़ता है बहुत सारा। ये ऐसे बयानात दे देते हैं जिनसे सारा ही मतलब है अपने खिलाफ ही वो जो जाती हैं बातें। हाँ। ऐसे बयानात पर बयान देने का इनको बड़ा ही शौक है, बहुत ही शौक है। वो अभी तो एक साहब चूंकि चले गए, रेलवे से चले गए हैं दाखिला में, नहीं दाखिला तो शेख रशीद साहब गए ना। अब आजम सवाती साहब और फवाद चौधरी साहब को जो है ना वो नोटिस जारी कर रहा है इलेक्शन कमीशन। नोटिस जारी हुआ है। मैं वैसे कह रहा हूँ कि उनको भी बहुत शौक था बोलने का। अब शुक्र है वो वजारत दाखिला में जाके उन्होंने, उनको कुछ इशारे मिले हैं कि इतनी ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए, और जो मुखालिफ हमारे हैं और जो ऐसी ताकतें हैं जो कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने चाहती हैं, उनको तो ये खुद वुज़रा खुद बातें कर के और ज़्यादा बातें कर के उनका फ़ायदा उठाते हैं, उनको अपने मुखालफों को फ़ायदा पहुंचाते हैं। अब आप देखें ना, जिस जो वज़ीर आज़म ही कहे और अब वज़ीर रोज़ कहते रहे कसम खा के कि ये जेल जाएगा, फ़लाँ जेल जाएगा, फ़लाँ जेल जाएगा। वो भाई तुम्हें किस तरह पता लगा कि जेल जाएगा कि नहीं जाएगा? उसके ख़िलाफ़ मुकदमा बनता है नहीं बनता है, नैब जाने या अदालत जाने। बुनियादी तौर पे अदालत जानेगी, जब वो फैसला करेगी और अदालत बरी कर देगी तो फिर आपकी क्या शक्ल रह जाएगी। पर ये जी वो फलां जेल जाएगा, सारी ज़िंदगी जेल काटेगा, फलां जेल काटेगा, तो ये तो मुझे टेक्निकल चीज़ बताएं। आज फवाद चौधरी साहब टीवी टॉक शो में कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन मुकम्मल नहीं है, 2 मेंबरान नहीं हैं,
पंजाब का एक मेंबर नहीं है, रिटायर्ड हो चुके हैं। केपीके के एक मेंबर रिटायर्ड हो चुके हैं। पंजाब से अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी साहब रिटायर्ड हुए, केपीके से इरशाद कैसर साहब रिटायर्ड हुए। इस सिचुएशन में जब इलेक्शन कमीशन मुकम्मल नहीं है, 2 मेंबरान नहीं हैं, उनकी तैनातियाँ नहीं हुई हैं अभी तक, तो इस ऐसे इजलासों की और ऐसे नोटिस की कोई कानूनी हैसियत है? इसी को क्वेश्चन कर रहे थे आज फवाद चौधरी साहब। नहीं, उसकी नोटिस जारी करने का, तो नोटिस जारी तो करने में कोई ले तो लाल नहीं है, सही, लेकिन ट्रायल करने में क्या वो बेंच जो कि मुकम्मल नहीं है वो ट्रायल कर सकता है कि नहीं, ये बिल्कुल एक मामला है जिस पे बहस होगी। और मेरे ख्याल में भी वो नहीं कर सकते जब तक मुकम्मल ना हो। पर नोटिस जारी करना और उनको तलब करना वो ये कर सकते हैं। मतलब कि जवाब उनके मांगा जा खिलाफ सकता है, सजा नहीं दे सकते जब तक मुकम्मल ना हो, ना ही ट्रायल कर सकते हैं। बिल्कुल सही। चौधरी साहब, ये बात एक हकीकत है कि माजी की हुकूमतों ने जब जब इदारों से टकराव किया, इसकी कीमतें उन्हें चुकाना पड़ी हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो नून लीग हो, चाहे आज जो तहरीक इंसाफ कर रही है। अब तहरीक इंसाफ जिस तर्ज पर चल रही है, जैसे मैंने पहले भी कहा, ऑपोजिशन, इलेक्शन कमीशन और अब मीडिया, आपको लगता है कि ये हुकूमत गलत कर रही है इदारों के साथ? देखिए, मीडिया के साथ तो बिल्कुल गलत कर रही है और वो बहुत ज़्यादती है। और एक मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने की जो उनकी कोशिश है वो तो एक बड़ा स्याह कानून होगा और मीडिया को गैग करने के मुतरादिफ होगा। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इन्होंने क्या सबूत निकाला है या क्यों बात की है, इसके बारे में मैं नहीं कुछ कह सकता। इलेक्शन कमीशन अगर उसमें जानिबदारी आए तो उसको बिल्कुल उसकी मसला तो सारा ईवीएम का है ना चौधरी साहब। हुकूमत बज़िद है कि 2023 के इलेक्शन हमने ईवीएम के थ्रू ही करवाने हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन ये एतराज उठा रहा है कि ईवीएम जो है वो धांधली नहीं रोक सकता, इससे धांधली हो सकती है, तो ये मुकम्मल जरिया नहीं है धांधली रोकने का। तो ये एतराज़ात हैं, इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात हैं और हुकूमत के इल्ज़ामात हैं, मसला ईवीएम का है। इलेक्शन कमीशन ये फैसला नहीं कर सकती कि इलेक्शन ईवीएम से होगा या ईवीएम के किसी और तरीके पर्ची से होगा। ये इलेक्शन कमीशन का दायरा नहीं है। इलेक्शन कमीशन का दायरा है कि जो कानून बना हुआ हो उसके मुताबिक वो इलेक्शन कराए, वो खुद नहीं। अगर फ़र्ज़ कीजिए ईवीएम को अडॉप्ट कर लेती है पार्लियामेंट, फ़र्ज़ कीजिए सारी पार्लियामेंट मिलके बैठती है और ईवीएम को अडॉप्ट कर सकती है, तो इसकी मजाल है इलेक्शन कमीशन की कहे कि मैं इलेक्शन नहीं करा, मैं ईवीएम नहीं इस्तेमाल करेंगे। जब ऑपोजिशन नहीं मानेगी फिर तो मजाल होगी। नहीं, मैं बात आपको कर रहा हूँ कि फ़र्ज़ कीजिए आप इसका कानून देखें ना। कानून ये है कि इलेक्शन किस तरह होने हैं, वोट किस तरह पड़ना है, बैलेट किस तरह कटना है, उसका वो जो होता है काउंटर फॉइल किस तरह रखना है, कहाँ मोहर लगनी है, कहाँ अंगूठा लगना है, कहाँ उसने दस्तखत करने हैं वोटर ने, किस डब्बे में डालना है, ये तो सारा कानून बताता है। ये इलेक्शन कमीशन तो नहीं बताती। इलेक्शन कमीशन तो जो कानून बन गया है वो इनके अपने रूल्स जिस हद तक बना सकते हैं वही बना सकते हैं। उससे ये फैसला इलेक्शन कमीशन का नहीं है कि ईवीएम से वोट होगा या नहीं होगा। हुकूमत गलत करती हो सही करती हो, मैं एक बुनियादी बात कर रहा हूँ। ये ब्यूरोक्रेसीज जो है, ये हम अफसरशाही हम पे मुसल्लत हो जाती है। तीनों बड़ी सियासी जमातें जो हैं वो इसके, और मैं इसलिए तीनों की बात कर रहा हूँ कि मैं किसी के समझे मतलब है कि ये पीपल्स पार्टी के साथ, हमारे साथ भी ब्यूरोक्रेसी ने यही किया। नवाज शरीफ के साथ भी कमीशन बाइख्तियार है। भारत के इलेक्शन कमीशन की मिसालें पूरी दुनिया देती है, क्या हमारा इलेक्शन कमीशन उतना बाइख्तियार है? नहीं, उतना बाइख्तियार नहीं है इलेक्शन कमीशन भारत का। लेकिन इख्तियार इस्तेमाल करता है कानून के मुताबिक। कानून हमारा जो इलेक्शन कमीशन है ये अक्सर कानून से तजावज़ करके इख्तियारात इस्तेमाल करता है और ये कई दफ़ा हुआ है, ये 20 सालों से चल रहा है।
और अब तो नून लीग वाले खुल के कह रहे हैं, उनका नोटिस क्यों नहीं लेती इलेक्शन कमीशन, जो बार बार कह रहे हैं कि इलेक्शन सारे चोरी हुए हैं और हमने भी चोरी किए हैं। वो ये कहते हैं हमने भी चोरी किए हैं और इलेक्शन चोरी होते हैं। इस पे नोटिस क्यों नहीं लेती इलेक्शन कमीशन? सही। इलेक्शन कमीशन ने भी जहाँ चाहना होता है नोटिस लेना होता है। ये ब्यूरोक्रेसीज, ये सियासी जमातों को इनसे मरूब नहीं होना चाहिए और हम मरूब हो जाते हैं। लेकिन आप देखिए ना, कोई हवा में भी तो नहीं बन जाता ना इलेक्शन कमीशन। मेंबरान कौन चुनता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन लगाता है, जिनको हम लगाते हैं कल उन्हीं पर हम खुद ही सवाल उठाना शुरू हो जाते हैं। चॉइस साहब, अगर उठाने वाले हों तो उठाने चाहिए, क्यों नहीं उठाने चाहिए? अगर मैंने लगाया है तो इसका ये मतलब तो नहीं कि उसके हर सफ़ेद और स्याह में मैं शरीक हो गया हूँ और मेरी जिम्मेदारी है वो स्याह करे, वो सफ़ेद करे। ऐसी बात नहीं है। बात बड़ी साफ सी है कि हर इदारे ने अपने कानून और मुल्की आइन के मुताबिक चलना है। सही। और अगर इलेक्शन कमीशन मुल्की आइन और अपने कानून जो नाफिज होता है उसके मुताबिक नहीं चलता तो उसकी तनकीद भी हो सकती है। सही। और उसके खिलाफ अदालत में भी, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में भी जाया जा सकता है। बिल्कुल जाया जा सकता है। सही। चॉइस साहब, कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात, तहरीक इंसाफ 60 सीटों के साथ आगे, नून लीग 59, आज़ाद उम्मीदवार 55, आज़ाद उम्मीदवार बड़ी तादाद में कामयाब हुए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 17। अब नून लीग का पिछले 3 सालों से एक बयानिया चल रहा है, कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात हुए हैं, बहुत से लोग कह रहे थे जिस बयानिए के साथ ये लोग चल रहे हैं ये लोग नहीं जीत सकते, अवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया। अब जो रिजल्ट सामने आए हैं इसका क्या मतलब समझा जाए? इनके बयानिए को लोगों ने सीरियस नहीं लिया, लोगों को फ़र्क नहीं पड़ा, या लोगों में इनका बयानिया मकबूल हुआ? क्या समझा जाए? नहीं समझा तो ये जाएगा कि जितनी इन्होंने सीटें ली हैं, पहले तो देखें कहाँ ली हैं। पंजाब में। पंजाब में इनकी पॉपुलैरिटी यकीनन है और वो ख़ास कर ज़्यादातर तो वो जीटी रोड पर है। एक अगर सारे पाकिस्तान का नक्शा लें और आप पिंडी से लाहौर आएँ, लाहौर से ज़्यादा साहिवाल चले जाएं, उस एक सड़क पे इनकी बिल्कुल मेरा ख्याल है अक्सरियत है। और वहाँ भी मेरा ख्याल है कि और 2 साल अगर मियाँ साहब मफरूर रहे तो वो कम होगा। मियाँ साहब को तो स्वीप करना चाहिए था सारे पाकिस्तान में जितनी वो बात करते हैं। अच्छा। वो तो हमें तो ये बताते हैं कि जी हम बिल्कुल 2/3 मेजॉरिटी लेके आएंगे। वो तो ऐसी तो बात कोई नहीं हुई। और सिर्फ पंजाब के जो कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं वहाँ उनको कुछ मिली है, सब कुछ मिली है। लेकिन ये भी तो एक हकीकत है, मरकज़ में जाने के लिए पंजाब का रास्ता मजबूत बन जाए तो आप मरकज़ में पहुँचना ज़रा आसान हो जाता है। नहीं हो जाता है। पंजाब एक बड़ा सूबा है, पंजाब में ज़्यादा सीटें हैं, पंजाब में ज़्यादा एक इख्तियार, ब्यूरोक्रेसी ज़्यादातर पंजाब से है। ये पंजाब को एक वो है तो सही सबकत बाकी सब पे। इसीलिए हम ये समझते हैं कि पंजाब के अगर साउथ पंजाब, नॉर्थ पंजाब बन जाए सेंट्रल पंजाब तो ये मुल्क की और वफाक के लिए बेहतर होगा। सही, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल के सीनियर रहनुमा माहिर कानून बैरिस्टर चौधरी एतजाज़ एहसन साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं थोड़े से वक्त के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये आलमी बिरादरी से अपील की कि सेहत, तालीम और इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के लिए उनकी माली मदद की जाए। उन्होंने इन आलमी इदारों से ये भी अपील की कि जो इदारे अपने प्रोजेक्ट अधूरे छोड़कर चले गए हैं वो इनको मुकम्मल करें ताकि अफ़गान अवाम की मदद हो सके। उन्होंने जनीवा आलमी कॉन्फ्रेंस में अफ़गानिस्तान की मदद करने वाले ममालिक का शुक्रिया अदा करते हुए ताजिरों और सरमायाकारों से ये दरख्वास्त भी की कि वो अपने कारोबार शुरू करें ताकि अवाम को इसका फ़ायदा पहुँच सके और जो मुल्की मईशत है ये मजबूत हो।
मौलवी अमीर खान मुत्तकी ने अमेरिका के किरदार पर तनकीद की और ये कहा कि हमने गैर मुल्कियों के इनखला में मुकम्मल ताउन किया, मगर अमेरिका ने तालिबान की तारीफ करने की बजाय अफगानिस्तान के असासे मुंजमद कर दिए। उन्होंने कहा कि अमेरिका भी अफगान हुकूमत को अपने दबाव में रखना चाहता है। दो टोक बात करते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका समेत आलमी बिरादरी को ये मालूम होना चाहिए कि जो इंतशार की पॉलिसी है ये कारगर साबित नहीं हो पाएगी और जो ममालिक हमारी तरफ मनफी नज़रों से देख रहे हैं उन्हें अपनी पॉलिसीज़ पर नज़रसानी करनी चाहिए। नाजरीन, तालिबान ने अमेरिका को शिकस्त देते हुए अफगानिस्तान में अपनी हुकूमत तो कायम कर ली है, मगर उन्हें हुकूमती मामलात चलाने के लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा जो चैलेंजेस हैं उनमें सबसे बड़ा चैलेंज वो है मुआशी मैदान का चैलेंज जिसका उन्हें सामना है, क्योंकि अफगानिस्तान के लगभग 10 अरब डॉलर जो है ये अमेरिका ने देने से इनकार कर दिया है। IMF और वर्ल्ड बैंक ने सारे मंसूबे रोक दिए हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा टोनी ब्लिंकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि अफगानिस्तान से इनखला के बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात की बुनियाद क्या होनी चाहिए, मुस्तकबिल में अमरीका के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात क्या होंगे, इसका जायज़ा आइंदा आने वाले हफ्तों में लिया जाएगा। इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साबिक सफ़ीर शाहिद अमीन साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद अमीन साहब आपका। शाहिद अमीन साहब, मौशी चैलेंजेस पर तो हम बात करते हैं कि उससे कैसे निमटना है, दुनिया को क्या करना है, लेकिन अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने जो बड़ी अहम बात की कि बाइडन इंतज़ामिया पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात पर नज़रसानी करने जा रही है। ताल्लुकात की नौयत क्या होगी, किस किस्म के ताल्लुकात होंगे, आइंदा हफ्तों में हम ये डिसाइड करेंगे। अगर मैं आपसे ये पूछ पाऊँ कि अमरीका ऐसे वक्त में जब निकल गया है, पाकिस्तान ने भरपूर सपोर्ट किया है, अमेरिका पाकिस्तान से एक्सपेक्ट क्या कर रहा है, क्या तवक्कुआत लगाए बैठा है कि उन्हें यह कहने की नौबत आई कि हम देखेंगे कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात किस नौयत के इस्तवार करने हैं? देखिए, मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात जो हैं किस्म के फ्रोज़न से हैं, या समझे कि उसके अंदर कुछ कशीदगियाँ मौजूद हैं। और ये जो उनके वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने एक किस्म का इंदिया दिया है कि जल्द ही उनकी हुकूमत पाकिस्तान के बारे में कोई पॉलिसी कायम करेगी, लेकिन उसमें एक किस्म की धमकी है या जो भी आप समझ लीजिए कि अगर अफ़गानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका समझता है कि पाकिस्तान का रोल जो है वो तामीरी है और मिसाल के तौर पे तालिबान के साथ जो पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात रहे हैं उसकी बुनियाद पे पाकिस्तान तालिबान को ये कायल करे कि वो एक कसीरुल जमाती हुकूमत वहाँ कायम करे, औरतों के साथ जो है रवैया जो है वो आम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हो। अगर ये चीज़ें होती हैं तो यकीनन अमेरिका का पाकिस्तान के बारे में ज़्यादा मस्बत रवैया होगा। लेकिन अब देखिए, पाकिस्तान ने जो कुछ अब तक किया है वो मस्बत ही रहा है। हमने दोहा नेगोशिएशन को मुमकिन बनाया है और भी हमने कई चीज़ें की तालिबान को मेज़ पे लाने के लिए, लेकिन ये समझना कि तालिबान हमारे से हमारे हुक्म पे चलेंगे या हमारे कहने पे अपनी पॉलिसियाँ तब्दील करेंगे, ये तो मेरे ख्याल में एक गैर मंतकी किस्म की तवक्को है। लेकिन यकीनन हमारी कोशिश ये भी बड़ी गैर संजीदा सी बात है कि पूरी दुनिया को अफगानिस्तान में ख़वातीन के हुकूक की जो है ना वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं कि वहाँ पर जब तक अफ़गानिस्तान में ख़वातीन को हुकूक नहीं मिलेंगे दुनिया साथ देने की नज़र ही नहीं देगी साथ। लेकिन सर, जो कुछ दिहाइयों से कश्मीर में ख़वातीन और बच्चों के साथ हो रहा है, दुनिया में इतनी ज़रूरत तो नहीं हुई कि इंडिया से पूछ सके या इंडिया को कटहरे में लेके आए कि अब कश्मीर में वहाँ की औरतों के साथ क्या कर रहे हैं, वहाँ के बच्चों और वहाँ की औरतों के हुकूक क्या हैं। सर, ये तो एक दोहरा म्यार है। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। एक दौरा में आ रहा है, अब से नहीं बल्कि साल से है। कश्मीर में मज़ालिम कोई नई बात तो नहीं है ना जी। लेकिन ये सही है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जिसमें अमेरिका भी शामिल है उन्होंने कभी हिंदुस्तान पे सही मानों में प्रेशर नहीं डाला है। तो ये तो इनकी उसकी मंतक यही है कि वो इंडिया जो है बड़ा मुल्क है, उसके साथ वो अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं, बल्कि उनके जो आलमी कॉन्टेक्स्ट है चीन के ख़िलाफ़ वो इंडिया को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर समझते हैं। ये बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात की रियलिटीज़ हैं, जो एक अलग मसला है। लेकिन हमें अगर अफ़गानिस्तान पर बात करें तो आज वज़ीर ख़ारजा ने अफ़गानिस्तान के जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें दो एक अहम बातें कही हैं। एक तो उन्होंने ये कहा कि पूरे अफ़गानिस्तान पे तालिबान का कब्ज़ा है,
और मुल्क में अमन व अमान है, और जो बुनियादी तौर पे एक मुल्क को तस्लीम या हुकूमत को तस्लीम करने की शराइत होती हैं कि क्या पूरी तरीके से इनका इक़्तिदार है, क्या मुल्क में अमन व अमान है, वो तो उन्होंने पूरी कर दी हैं। तो जो इंटरनेशनल मेयार है उसके मुताबिक उनको रिकग्निशन मिलनी चाहिए। और उन्होंने इस बात पे कंसर्न का इजहार किया कि बाज़ मुल्क जो है वो कंडीशनैलिटीज़ लगाए जा रहे हैं, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि औरतों के साथ ही ऐसा बर्ताव हो या और चीज़ें जो हैं, ये कम की अफ़गानिस्तान के ऊपर प्रेशर टैक्टिक्स हैं। लेकिन साथ ही में अफ़गानिस्तान को भी अंदाज़ा करना चाहिए माजी को देखते हुए कि अफ़गानिस्तान तनहा नहीं रह सकता, उसको इंटरनेशनल कम्युनिटी की हिमायत की ज़रूरत है। और अमेरिका भी जो है उनके जो एसेट्स को रिलीज़ करने को उसूली तौर पे तैयार है, अगर वो समझता है कि अफ़गानिस्तान में ये सब चीज़ें हो रही हैं। और सिर्फ अमेरिका ही नहीं है, अब देखिए कतर के ने भी, जो कि बड़ा इसमें अच्छा रोल अदा कर रहा है, उसने उनके वज़ीर ख़ारजा ने भी कल ये कहा कि कतर का कोई इरादा नहीं है तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने का। तो ये दुनिया में एक आम सिचुएशन है, तो तालिबान को भी एक रियलिस्टिक पॉलिसी इख्तियार करनी होगी कि जो दुनिया की कंसर्न है सिर्फ अमेरिका की कंसर्न नहीं है। उसमें मिसाल के तौर पे कतर ने भी कहा कि हम चाहते हैं कि हम कि औरतों के बारे में उनका रवैया ठीक हो। बना के लिए उन्होंने मिसाल दी कि कतर भी तो एक इस्लामी मुल्क है, आप देखिए हमारे मुल्क में औरतें हर चीज़ में इन्वॉल्व हैं। तो गोया कि तालिबान को भी कुछ ना कुछ इस सिलसिले में कोई सेंसिटिविटी दिखानी होगी। अगर उन्होंने कोई सख्तगीर रवैया अख्तियार किया तो फिर असल मसला यही रहेगा कि उनको रिकग्निशन नहीं मिलेगी, और रिकग्निशन नहीं मिलेगी तो उनको बैनुल-अक़वामी इंटरनेशनल एड भी कम से कम उतनी नहीं मिलेगी जितनी मिलनी चाहिए। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक सफीर शाहिद अमीन साहब मेरे साथ हैं। केनिया नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। कोरोना ने जहां पूरी दुनिया के मामूलात ज़िंदगी को बदल कर रख दिया है, वहीं पाकिस्तान में भी निज़ाम ज़िंदगी में ज़ाहिर है बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं। खुसूसी तौर पर शोबा तालीम इससे शदीद मुतासिर हुआ है। कोरोना में ज़्यादा अरसा तो स्कूल बंद रहे हैं, कई महीनों के लिए ऑनलाइन एजुकेशन पर ज़ाहिर है आज भी स्टूडेंट्स जो हैं, छोटे बच्चे हैं, बड़ी क्लासेस ऑनलाइन एजुकेशन पर हैं, तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पे भी मसाइल खड़े होने लगे हैं। ज़ाहिर है लैब्स और लाइब्रेरीज़ की एक्सेस नहीं होगी तो प्रैक्टिकल तजुर्बात और रिसर्च वर्क जो है ज़ाहिर है ये भी मुकम्मल नहीं हो सकेगा। फिर हुकूमत को ऐसे हालात पे मद्देनज़र रखकर अपनी पॉलिसियाँ तरतीब देना पड़ी। जैसे अभी बैनुल सूबाई वज़राए तालीम ने यह फैसला किया है कि 10वीं और 12वीं के इम्तिहानात में फ़ेल होने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको रियायती 33 नंबर देकर पास किया जाएगा, और उन्हें इख्तियारी नंबरों की औसत पर लाजमी मज़ामीन जो है सब्जेक्ट्स हैं उनके नंबरों का फ़ैसला किया जाएगा। इजलास में तलबा को इम्तिहानात में रियायत देने और पासिंग मार्क्स देने के फ़ैसले के अलावा यकसा निसाब तालीम का एजेंडा भी डिस्कस किया गया है। यकसा निसाब तालीम से लोगों को ये लगता है, मुझे भी ये लगा कि जो तालीमी इदारे हैं ये एक जैसा जो है वो निसाब देंगे, मतलब कि कोई अंग्रेज़ी मीडियम महंगा स्कूल है उसका भी निसाब एक जैसा होगा, जो HSN है उसका भी एक जैसा होगा, जो एक दीनी मदरसा है उसका भी एक जैसा होगा, जो गाँव का दूर दराज गाँव का एक स्कूल है उसका भी एक जैसा होगा। क्या वाकई ऐसा होना है? स्टूडेंट्स में भी बेचैनी है, वालिदैन में भी बेचैनी है। और फिर स्पेशली मेरे हाथ में एक ये किताब है, ये मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी इसको ज़रा जूम इन करके दिखाएं। ये ग्रेड 1 की किताब है। मैंने कल अपनी बेटी की ये किताब देखी तो मैं बहुत से वर्ड्स देख के मैं ख़ुद कंफ्यूज होगी क्योंकि इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं। सूबाई वज़ीर तालीम पंजाब डॉक्टर मुराद राज साहब मेरे साथ लाइन पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब आप टेलीफोन लाइन पर हैं, अगर आप मेरे साथ वीडियो पर होते तो आप भी ये किताब यकीनन आपने ज़ाहिर देखी होगी। मुझे तो सबसे पहले तो पकड़ते हुए डर लग रहा है कि इसके जो सफ़े हैं वो फट ना जाएंगे, इतनी मैं अब इसको क्या कहूँ लो क्वालिटी। अभी कल ये किताब मेरे घर पे आई है और मुझे ये मैं आप ये देखें ज़रा, ये फटना भी शुरू हो गई है। नंबर 1। नंबर 2, ये आप स्क्रीन पर नाजरीन देख रहे हैं, ये जो मैंने सर्कल किए हुए हैं ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। अब मैं एक एक वर्ड करके डिस्कस करूं। डॉक्टर साहब ये आपने पढ़ी और आप मुझे बताएंगे कि इसमें वाकई तब्दीलियों की ज़रूरत है। शाजिया देखें, ये एक पहला स्टेप लिया गया है, ठीक है जी। आई कंप्लीटली एग्री विद यू कि कहीं पे चेंजेस की जरूरत है बुक्स के अंदर। जिस तरह पहले आपने मेरी आधा मिनट जरा 45 सेकंड बात सुनी है। पहले किताबें बनती थी, 10-10 साल उन किताबों को कभी अपडेट नहीं किया जाता। मैं आपको ये बताऊं कि ये पहली दफा किताबें आई हैं। इस वक्त जब आप अपना बात करें, आज भी
टीमें बैठी नहीं हैं जो कि इन किताबों के अंदर चेंजेस लेकर हम आ रहे हैं। और आप देखना कि हर साल किताबों को अपग्रेड किया जाएगा, हर साल किताबों को बेहतर से बेहतर किया जाएगा। और जिस तरह इनपुट साथ साथ आता जा रहा है वो चेंजेस जो हम समझते हैं कि बाकी में, जिस तरह आपने चीज अब एक पॉइंट की, इसी तरह दूसरी चीजें भी जो है आप देखना, इट विल ओनली गेट बेटर। पहले लोगों को कभी मौका नहीं मिलता था कि वो किताब के बारे में कहें और हाँ जी वो चेंजेस लाए जाएं, कभी लोगों की इनपुट भी नहीं गई। ये पहली दफा हुआ है कि हम किताबें भी नई, एक तो देखें सिंगल नेशनल करिकुलम का मतलब क्या है, मतलब ये शाजिया कि ये मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन हम पाकिस्तान के अंदर लेकर आए। इससे जो मयार होगा वो ऊपर होगा, इससे नीचे किसी का नहीं। क्या मैं ये समझूं कि एक गांव दूर दराज का स्कूल का टाट का पढ़ा हुआ बच्चा, टाट स्कूल का पढ़ा हुआ बच्चा और एचिसन का पढ़ा हुआ बच्चा, इनका स्टैंडर्ड एक जैसा होगा? उनका स्टैंडर्ड पढ़ाई का जो उनके जो लर्निंग एसएलओज होते हैं ना, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, वो एक जैसे होंगे। अच्छा। क्योंकि अगर आप एचिसन में पढ़ा रहे हैं या अलग से आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं जहां पे 50,000 रुपया फीस, ठीक है जी, तो अब उधर उन स्कूलों ने भी तो जस्टिफाई करना ना कि वो 50,000 रुपया फीस क्यों ले रहे हैं। उन्होंने इन ये किताबें उनको पढ़ानी जरूरी नहीं है, वो अपनी किताबें ले आए जो कि पंजाब करिकुलम टेक्स्ट बोर्ड अप्रूव करता है, क्योंकि एक करिकुलम का फ्रेमवर्क दे दिया गया है। आप एक पेपर के ऊपर बड़ा सा सर्कल लगा ले, सबने उस सर्कल के अंदर रहना है, जितनी मर्जी किताबें पढ़ाएं। अब जो प्राइवेट स्कूल है जो 50,000 रुपया फीस लेगा वो तो चाहेगा। लेकिन जो किताबें सामने आई, मेरे पास जो किताब सामने पड़ी है सर, मुझे तो लग रहा है बड़ी उजलत में, यकसा निसाब तालीम और तब्दीली को लेकर बड़ी उजलत में ये मार्केट में किताब ले आए हैं। होना तो ये चाहिए था कि मार्केट में लाने से पहले माहिरीन तालीम बैठते, डिस्कस करते कि ये चीज़ होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। एक चीज़ जब लागू कर दी गई है, बच्चा पढ़ना शुरू हो गया है, कल को हम क्या कहेंगे जो पहले पढ़ा रहे थे वो गलत था, गलत किताबें छप गई, ये कौन था छापने वाला? नहीं शाजिया, बिल्कुल भी नहीं। 2.5 साल इसके ऊपर काम हुआ है। वो जो 40 मेंबर से ज्यादा की कमेटी थी ना, उसके अंदर प्राइवेट सेक्टर था, पब्लिक सेक्टर था, उलमा थे, सिविल सोसाइटी थी, सब इन्वॉल्व थे। ये मेरी स्क्रीन पर चल रहा है, मैं खुद कंफ्यूज हो गई। ये लाम से मुझे तो घोड़ा नजर आ रहा है, साथ छोटी सी एक चीज पड़ी हुई, तो फिर मैंने पूछा किसी से, मैंने कहा ये क्या है, तो पता चला ये लगाम है। मुझे तो घोड़ा ही नजर आ रहा था लाम से, अब मैंने तो लाम से कभी घोड़ा पढ़ा नहीं। फिर एक चाय का कप बना हुआ है हमजा से, मुझे तो चाय नजर आ रही है, हमजा से चाय का कॉन्सेप्ट मुझे तो समझ में नहीं आया। फिर बड़ी है, देखें मुझे तस्वीर ताले की नजर आ रही है, लेकिन मुझे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा कि बड़ी ये से ताले का कॉन्सेप्ट क्या है। जरा प्लीज जरा इसको जूम इन कर दें। फिर छोटी ये है, ये भैंसा बना हुआ है, अब मुझे इसका भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, मैं कंफ्यूज होगी, मैं अपनी बेटी को क्या पढ़ाऊंगी? देखिए, क्योंकि ये सब के लिए एक नई चीज है, ठीक है, गलत चीज है। तस्वीरें नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखें, जो आप समझते थे कि हम पहले पढ़ा रहे थे, वो किताबें ये प्राइवेट सेक्टर ने भी जब किताबें देखी है ना और उन्होंने मटेरियल देखा, तो उन्होंने इस पे एग्री किया कि बाकी में बड़ी अच्छी किताबें बनाई हैं। ये देखिए, तस्वीरों का ऊपर नीचे हो जाना, साइज बड़ा हो जाना, छोटा हो जाना, जो चीज ऊपर नीचे की बात नहीं मैं कर रही, मैं कह रही हूँ कि मतलब गलत है, कॉन्सेप्ट गलत है। देखें, सिर्फ तस्वीरों को एनलार्ज करना या तस्वीरों को छोटा करना, दोज आर माइनर थिंग, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए ना बच्चों के। हाँ। अब हमारा जो सबसे बड़ा इशू था, मैं आपको ये बताऊं क्या था, दुनिया में कहीं नहीं होता कि मुल्कों का एक करिकुलम ना, हमारे मुल्क में 10 करिकुलम चल रहे हैं। हाँ। ठीक है जी, दुनिया में ये कहीं नहीं होता कि एक फॉरेन लैंग्वेज के अंदर प्राइमरी स्कूल पढ़ाया जा रहा। हाँ। अभी भी हम ये कर रहे हैं क्योंकि हम इतनी एक इंग्लिश कॉम्प्लेक्स नेशन है कि जिसको अंग्रेजी बोलनी आती है उससे फॉरेन इंप्रेस हो जाती है। सो हम एक बच्चों के कॉन्सेप्ट, अगर आप ये सोचें कि मैं आपसे अभी फ्रेंच में बोलना, दुनिया में सरकारी स्कूल देख लें और प्राइवेट स्कूल देख लें, फीसों का फर्क जरूर है, माहौल, स्टडीज, असातिज़ा सब बराबर हैं। डॉक्टर साहब, दुनिया की मिसाल ना दें। आप बिल्कुल, आप नहीं, मैं क्यों एग्जाम्पल दे रहा हूं, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं शुरू तो करना है ना। हाँ। आप अगर ये समझे, क्योंकि यहां पे पिछली हुकूमतों ने इंटेंशनली तबाह किया पब्लिक सेक्टर, हाँ। क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर से बेनिफिट ले, ठीक है जी, स्पेशली पिछले 10 साल में तो बिल्कुल तबाह कर दिया पब्लिक सेक्टर को। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर क्यों इतना ऊपर आ गया पिछले 10 साल, क्योंकि उनसे बेनिफिट लिए गए, उनको प्रमोट किया गया, पब्लिक सेक्टर को तबाह कर दिया जहां पे सबसे ज्यादा बच्चा पढ़ रहा था। सर, हमें सिर्फ दरसी कुतब को यकसा नहीं करना है, हमें माहौल को भी एक जैसा देना है।
ताकि कोई गांव से उठकर, और फिर सबसे बड़ी बात जो आप अंग्रेजी की बात कर रहे हैं, दुनिया में compete करने की आप बात करते हैं, आप मुझे अपना कोई एक वजीर बता दें जिसने बाहर जाकर तकरीर करनी हो और उसको अंग्रेजी ना आती हो, उसका क्या हाल होगा? बिल्कुल, मैं अंग्रेजी को नेगेटिव नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप एक फॉरेन लैंग्वेज में प्राइमरी स्कूल नहीं पढ़ा सकते। यहाँ पे क्यों रट्टे लगाते हैं, क्यों रोट लर्निंग है? क्योंकि बच्चों को समझ ही कॉन्सेप्ट की नहीं आती। वो रट्टे लगा के इंग्लिश पे जो साइंस का सब्जेक्ट है, जो जिस तरह का सब्जेक्ट है, उसको रट्टे लगा के या जनरल नॉलेज को रट्टे लगा, लेकिन कहीं ना कहीं अंग्रेजी को डिस्करेज जरूर कर रहे हैं आप लोग। बिल्कुल भी नहीं, इंग्लिश सब्जेक्ट है, मैथ्स इंग्लिश के अंदर है, इंग्लिश वहां पे है, जो सब्जेक्ट इंग्लिश के वो वहीं पे सिर्फ सोशल स्टडीज किस में है? वो 5वीं तक उर्दू में नहीं पढ़नी बच्चों ने? मैं इस्लामियात की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं सोशल स्टडीज का भी पूछ रही हूँ। जनरल नॉलेज जी, उसके अंदर साइंस का बाकी सब चीजें जो आती है ना, थोड़े थोड़े सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं बीच में। सो वो जो है ऑब्वियसली बच्चों के, अब जब तक अब अंग्रेजी के अंदर देखें, आप बात कर रही हैं, मेरे ख्याल से 3 से 4% जो पाकिस्तान के लोग हैं जो इनमें पढ़ रहे हैं एलीट स्कूल्स के अंदर या एलीट चेंज के अंदर, ठीक है। बाकी सारा जो 95% है, आप बाकी मुल्क को बिल्कुल इग्नोर कर दें। सर, मैं चाहती हूँ कि जो लाहौर के एक एलीट स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा है, अगर वो बाहर जाके नौकरी उसको मिल सकती है, तो जो एक गांव का बच्चा उसको भी बाहर जाके जो है ना उसी स्टैंडर्ड की नौकरी मिले। इंशाल्लाह ताला मिलेगी। सर, इसके लिए बहुत ज्यादा तब्दीली की जरूरत है, सिर्फ किताबें बदलने से ये सब कुछ नहीं होगा। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, किताबें सिर्फ एक चीज है। इसके लिए देखें, सब कहते हैं जी कि ये करने की क्या जरूरत थी, आप आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन पे क्यों नहीं काम करें, किसी और चीज पे काम। हाँ। हम 10 चीजों पे काम करें एट द सेम टाइम। इट्स नॉट वन थिंग वी आर वर्किंग ऑन। आप ये तो नहीं कर सकते, हाँ जी मैं 3 साल में सिर्फ मैं बैठ के किताबें बदलने के ऊपर 2.5 साल से काम कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन लाने के लिए हमने क्या किया, 7,000 स्कूल अपग्रेड किए, जो किसी गवर्नमेंट ने आज तक एक दफा में नहीं किए। ओवर 7,000 स्कूल अपग्रेड टू ब्रिंग चिल्ड्रन बैक। 3 हफ्ते के अंदर हम 1.25 लाख बच्चे को वापस स्कूल लेकर आए। लेकिन मेरी आपसे यही दरखास्त है, ये हमजा से चाय खत्म कर दें, ये लाम से घोड़ा खत्म कर दें, लगाम नजर ही नहीं आ रही है, बड़ी ये से ताला खत्म कर दें, और याक इंग्लिश का अंग्रेजी का वर्ड है भैंसा जिसको बोलते हैं, छोटी ये सी ये खत्म कर दें। मैं आपको बता रहा हूँ कि सारे चेंजेस इंशाल्लाह ताला देखे जाएंगे एंड देन विल गो। बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर तालीम पंजाब डॉक्टर मुर्तज़ा साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं हमारे नुमाइंदा खुसूसी अनवर सुमरा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अनवर सुमरा आपका। अनवर सुमरा, प्राइवेट स्कूल्स के कंसर्न्स हैं क्या? ये जो किताबें मार्केट में लाई गई हैं, यकसा निसाब तालीम है, वालिदैन और जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हैं वो तो मुत्तफ़िक ही नहीं है इससे। जी देखें, बात ये है शाजिया कि ये जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान जब हुकूमत में आए तो उन्होंने कहा एक कौम और एक निसाब होगा, और वो तमाम प्राइवेट स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में और दीनी मदारस में पढ़ाया जाएगा। इसके लिए एक नेशनल करिकुलम काउंसिल बनाई गई जिसमें वफाकी जो मिनिस्टर थे तालीम के उनको सरबराह बनाया गया, और तमाम सूबाई वज़राए तालीम और सूबाई सेक्रेटरीज तालीम को उनका मेंबर बनाया गया। इस पर काम शुरू किया गया, और काम ये शुरू किया गया कि निसाब जो है वो एक निसाब होगा तो ये कौम तरक्की करेगी। अब इशू आता है इसकी इम्प्लीमेंटेशन, और इस निसाब पर जो निजी स्कूल हैं, जो एलीट क्लास स्कूल हैं, उनकी क्या रिजर्वेशंस हैं, उन्होंने क्या पॉइंट इन पे उठाए हैं। असल इशू ये है कि ये क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक जो है इस साल इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है। ये अगस्त 16 को प्राइम मिनिस्टर ने इसका इफ्तिताह किया है, जिसमें ये कहा गया है कि जनरल साइंस जो है, इंग्लिश और मैथ जो है वो इंग्लिश में पढ़ाए जाएंगे। बाकी जो सब्जेक्ट है जिसमें इस्लामियात है, उर्दू है, वाकफियत आमा है, हाँ, या माशरती आलूम है, हाँ, जो 4th और 5वीं क्लास को ये उर्दू में पढ़ाए जाएंगे। और इसके अलावा जो है बाकी अगर कोई एलीट क्लास स्कूल या निजी स्कूल कोई सब्जेक्ट पढ़ाना चाहता है तो वो सप्लीमेंट्री रीडिंग मटेरियल के तौर पर पढ़ाया जाएगा। पहले तो ये यकसा निज़ाम तालीम की स्पिरिट के ख़िलाफ़ है कि आपने निजी स्कूलों को जो वो एक्स्ट्रा मज़ामीन पढ़ा रहे थे, आपने सप्लीमेंट्री रीडिंग मटेरियल के तौर पर उनको अप्रूवल दे दी कि आप पढ़ा लें। इसका मतलब है आपने यकसा निज़ाम तालीम जो है, ये यकसा निज़ाम निसाब तालीम जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं करना, और
और आपने सिर्फ जल्दबाजी में एक छोटा सा काम किया। बिल्कुल दूसरी सही। बात, निजी स्कूलों के रिजर्वेशन वो क्या है, वो कहते हैं कि हमारे बच्चे एलीट स्कूलों के ख़ास तौर पर भारी हम फीसें लेते हैं वालदैन से। हम एक इन्वायरमेंट देते हैं जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज जो है उस पर फोकस किया जाता है। वो कहते हैं कि हम जो माशरती उलूम है ये सोशल स्टडी के तौर पर इंग्लिश में पढ़ाएंगे, और दूसरी जो किताब है उसको वाकफियत आमा व जनरल नॉलेज के तौर पर हम इंग्लिश में पढ़ाएंगे। सब कुछ बहुत उजलत में किया। शुक्रिया। अनवर हुसैन सुमरा मेरे साथ थे। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।